ये हंसी वादियां, ये खुला आसमां, बर्फ की बारिश से धुली हुई पहाड़ी, ठंडी सफेद चादर ओढ़े बूढ़े दरख्त। शिमला को कुदरत ने दिल खोलकर अपनी नेमतों से नवाजा है। यहां प्रकृति की खूबसूरत छटा कदम कदम पर नजर आती है। पहाड़ों की रानी के नाम से मशहूर शिमला में एक बार फिर चुनावी समा बनने लगा है। 2019 के लोकसभा चुनाव का दंगल शुरू होने वाला है। आम चुनाव के सियासी महासंग्राम को लेकर इस ऐतिहासिक शहर का क्या मिजाज है, ये जानने समझने के लिए न्यूज नेशन की टीम शिमला पहुंची। इस समय हम शिमला में हिमाचल यूनिवर्सिटी के कैंपस में मौजूद हैं और ये जो आप पूरा कैंपस देख रहे हैं, खासकर ये जो लाइब्रेरी आप यहाँ पर देख रहे हैं, यहीं से बहुत सारे स्टूडेंट्स पढ़ के आगे निकलते हैं और बड़े बड़े पदों पर काम करते हैं। ये जो स्टूडेंट्स हैं यहाँ पर हिमाचल यूनिवर्सिटी में, इनकी काफी तीखी नजर जो है वो देश के मुद्दों पर रहती है। साथ ही जो हिमाचल के अलग अलग मुद्दे हैं उनको लेकर भी ये लोग सजग हैं और लगातार उस पर नजर बना के रखते हैं। 2019 में ये लोग यहाँ पर क्या सोच रहे हैं, क्या इनको लगता है कि नरेंद्र मोदी अभी भी वही चेहरा है जो अगला इलेक्शन जिताएगा बीजेपी को, या फिर राहुल गांधी जो हैं वो भी यहाँ पर इमर्ज हो रहे हैं। इस चुनाव में शिमला के युवाओं के क्या मुद्दे अहम हैं, वो वोट डालते समय किन सरोकारों को अहमियत देंगे, ये सवाल हमने हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी के छात्रों के सामने रखे। जिस हिसाब से हिमाचल की साक्षरता दर है 83.78%, तो उसी बेस पे मैं कहना चाहूँगा कि मुद्दों पे ज़्यादा जो नज़र रहेगी जनता की। क्या मुद्दे हैं हिमाचल के, क्या लोग, आप क्या सोचते हैं, क्या क्या मुद्दे हैं आप लोगों के? सबसे पहले ये कि अनएम्प्लॉयमेंट, सेकंड ये कि वो जो टूरिज्म जो है वो मतलब और ज़्यादा ग्रो कर सकता है, तीसरा ये कि वो जो पानी की वो जो प्रॉब्लम है। शिमला लोकसभा सीट की बात की जाए तो साल 2014 के चुनाव में यहां से बीजेपी के वीरेंद्र कश्यप चुने गए। इससे पहले वो 2009 में भी यहीं से सांसद चुने गए थे। इस बार सीट को बचाए रखना बीजेपी के लिए चुनौती होगी। वहीं कांग्रेस पूरी कोशिश करेगी कि वो शिमला के संग्राम में फिर से जीत का परचम लहराए। मैं एक ग्रामीण एरिया से खुद भी आता हूं और ग्रामीण एरिया में घूमते भी है, तो वहां पे ये दिखता है कि लोगों में ये है कि वो कभी हमारे एरिया में आए ही नहीं। जहां तक हिमाचल प्रदेश की आधी आबादी का सवाल है, तो महिलाओं के लिए सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। हिमाचल की समस्या बहुत ज्यादा है। वुमेन बिल्कुल सेफ नहीं है यहाँ पे। गुड़िया केस जो है यहाँ पे, उसको अभी तक इंसाफ नहीं मिल पाया है। बात वुमेन सेफ्टी की है, बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है। वो तो फिर हम मुद्दे को मद्देनजर रखते वोट दे पाएंगे। मुझे लगता है जैसे आजकल सरकार रिलीजन के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है, गाय के ऊपर ज्यादा ध्यान दे रही है, तो आई थिंक एम्प्लॉयमेंट और लड़कियों की सेफ्टी के ऊपर अगर ज्यादा ध्यान देंगे तो वो हमारे लिए भी सिक्योर फील होगा। कांग्रेस ने हाल में किसानों की कर्ज माफी के मुद्दे को जोर शोर से उठाया है। राहुल गांधी इस सवाल को लेकर एनडीए सरकार पर दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं। माना जा रहा है कि कांग्रेस किसानों की कर्ज माफी के इशू को लोकसभा चुनाव में भी उठाएगी। मुझे लगता है कि कर्ज माफी इसका कोई सॉल्यूशन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पूर्ण बहुमत वाली सरकार बनाएगा, ये मेरा पूरा विश्वास है। इस चुनाव में वैसे तो मुद्दों और नारों की कमी नहीं है, मैं आज यहाँ, लेकिन सबसे यक्ष प्रश्न है कि क्या मई 2019 में केंद्र में नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली एनडीए सरकार लौटेगी या विपक्ष के महागठबंधन को मौका मिलेगा। सबसे बड़ा मुद्दा प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता का रहेगा। दुर्भाग्य है ये कि अभी प्रधानमंत्री की विश्वसनीयता लगातार कम होती जा रही है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि एक जो उनकी सबसे बड़ी खासियत है कि ये भ्रष्टाचार मुक्त सरकार इन्होंने दी है। किसी किस्म का कोई बड़ा स्कैम, कोई बड़ा स्कैंडल, कोई किसी नेता के ऊपर कोई भ्रष्टाचार के आरोप नहीं है, जिससे कि लोग बड़े दुखी थे। और दूसरे, मोदी के ऊपर लोगों को अभी तक भी विश्वास है। हिमाचल प्रदेश में दो बड़ी सियासी पार्टियां हैं और दोनों राष्ट्रीय दल हैं, बीजेपी और कांग्रेस। लेकिन इनके बीच होने वाली टक्कर में राष्ट्रीय से ज्यादा क्षेत्रीय मुद्दे हावी रहने के आसार लग रहे हैं। हिमाचल में जो ना आपका मेन जो इशू है वाटर सप्लाई का है, हेल्थ का है, हेल्थ फैसिलिटी भी होनी चाहिए। दूसरी रोड्स की है। अब जो है ना रोड्स भी आपकी बढ़ रही है। आगे बढ़ने से पहले हम आपको शिमला के राजनीतिक इतिहास की झलक दिखाते चलते हैं। शिमला 60 के दशक से कांग्रेस का गढ़ रहा है। शिमला लोकसभा क्षेत्र
हिमाचल प्रदेश का एकमात्र ऐसा संसदीय क्षेत्र है जहां कांग्रेस ने लगातार 6 बार विजयी हासिल कर कीर्तिमान बनाया है। 1977 और 1999 के आम चुनाव को छोड़ दिया जाए तो शिमला सीट पर कांग्रेस का ही कब्जा रहा है। हालांकि पिछले 2 टर्म से यह सीट बीजेपी की झोली में जा रही है। देश 2019 के चुनावों को लेकर आगे बढ़ रहा है और इस समय हम शिमला में यहाँ पर जो चैम्बर काउंसिल है वहां पर यहाँ पे मौजूद हैं और ये जो चैम्बर काउंसिल है वो अब यहाँ पर विधानसभा बन चुकी है और एक बहुत बड़ा इतिहास जो है वो इस बिल्डिंग का यहाँ पर रहा है। और इसके बारे में ये कहा जाता है कि जब इस बिल्डिंग का यहाँ पे उद्घाटन हुआ था उस समय लॉर्ड रीडिंग जो थे वो यहाँ पर जो बग्गी थी 6 घोड़ों वाली उसमें बैठ कर आए थे और एक बड़े स्तर पर यहाँ पर उसका उद्घाटन जो है वो यहाँ पर किया गया था और जो बैंड उस समय यहाँ पर इस्तेमाल किया गया था उसकी धुनें जो थी वो पूरे शिमला में बताया जाता है कि सुनाई गई थी। लोकसभा चुनाव में करीब 100 दिनों का ही वक्त बचा है, लेकिन शिमला में फिलहाल किसी एक पार्टी की हवा नजर नहीं आ रही है। बीजेपी जो आपकी जयराम की ठाकुर की जो आपकी गवर्नमेंट है काम अच्छा किया है, कोई इस तरह की तो हुई नहीं कि 1 साल का अच्छा रिकॉर्ड रहा है इसका, ठीक है ना जी। उसमें आपके विकास की बात कर लीजिए, उसमें आप जो ना आपके जो लॉ एंड ऑर्डर की बात कीजिए। झूठ के सहारे 2014 का जो एनडीए ने सरकार बनाई उसका जवाब जो है आने वाले 2019 के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी को मिलने वाला है। शिमला हिमाचल प्रदेश की राजधानी है। अगर यहाँ के सियासी तापमान को राज्य का इंडिकेटर माना जाए तो जनमत बीजेपी और कांग्रेस के 2 ध्रुवों के बीच बटा हुआ नजर आ रहा है। वे 2 बारी से यहाँ पे सांसद रहे हैं। मैं समझता हूँ कि उनका जो पूरा ये कार्यकाल है ये बहुत ही निराशाजनक रहा है और बहुत ही जिसको हम कह सकते हैं पूरी तरह से असफल रहा है। तो अभी जो सांसद हैं यहाँ जो नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट है, आपको लगता है वो अचीव कर पाए जो उनको करना? काफी हद तक लोग उससे सेटिस्फाइड हैं। मैं ये नहीं कहूँगा कि सांसद मोदी का योगदान नहीं रहा है, उनका योगदान रहा है और बहुत सारी कमियां भी रही है। हिमाचल प्रदेश देश के उन राज्यों में शुमार किया जाता है जो विकास की दौड़ में आगे हैं। देश में प्रति व्यक्ति आय 1,12,835 रुपए है, जबकि हिमाचल प्रदेश में यह आंकड़ा 1,58,462 रुपए है। हिमाचल प्रदेश की अर्थव्यवस्था कृषि पर आधारित है और इसमें बड़ा योगदान सेब की खेती का है, लेकिन सेब के किसानों की सरकार से एक बड़ी शिकायत है। हमारा 2014 के बाद जो हमारे को वायदे किए गए थे, खासकर कि सेब को लेके कि हम जो इंपोर्ट ड्यूटी है उसको 50% से बढ़ा के हम 100% करेंगे, जिससे इंपोर्ट सेब का कम हो और हमारे हिमाचल के बागवानों को फायदा हो, उस तरफ जो है सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया है। शिमला लोकसभा क्षेत्र में विधानसभा की 17 सीटें हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने इनमें से 8 सीटों पर कब्जा जमाया था। कांग्रेस ने भी इतनी सीटें अपने नाम की थी। इस समय हम शिमला की मॉल रोड पे मौजूद हैं और 2019 का जो चुनाव है उसमें शिमला संसदीय क्षेत्र जो है यहाँ काफ़ी इम्पोर्टेंट ये माना जाता है और यहाँ पर वीरेंद्र कश्यप हैं बीजेपी के, जो यहाँ पर 2 बार चुनकर यहाँ पर आ चुके हैं। लेकिन कई तरह की यहाँ पर समस्याएं शिमला में रही हैं और लोग 2019 को लेकर यहाँ पर किस तरह का मन बना रहे हैं। 2017 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने कांग्रेस को सत्ता से बेदखल कर हिमाचल प्रदेश में सरकार बनाई थी, तो अब सवाल है कि 1 साल में जयराम ठाकुर सरकार के कामकाज से बीजेपी के लिए लोकसभा की राह आसान होगी। सबसे बड़ी बात कि प्रदेश की जनता का विश्वास जीता है और 88 विधानसभा क्षेत्र में से 63 विधानसभा क्षेत्र में सीधा संपर्क जा करके लोगों के बीच में स्थापित किया, जा करके उनकी बात को सुना, अपनी बात को कहा और प्रदेश हमको समझ पाया, हम प्रदेश को समझ पाए। शिमला में एयर टैक्सी यानी हेली टैक्सी का मुद्दा भी चुनाव में उठ सकता है। लोगों को इस सेवा से उम्मीद बंधी थी, लेकिन लगता है अभी वो आशा पूरी नहीं हुई है। सुविधाएं चली थी, एक वो उड़ान और सब दूसरा यहाँ से एचपीटीडीसी ने चलाई थी जिसमें हेलीकॉप्टर्स चलने थे, उसकी उड़ानें हार्डली 2 या 3 उड़ानें हुई है। और अभी हम डाटा लेने जब मैं गया अपनी रिसर्च के रिगार्डिंग तो वो कहा कि वो लगभग बंद है। वैसे देखा जाए पूरी बहस इस बात पर टिकी है कि आखिर शिमला में इस बार चुनावी ऊंट किस करवट बैठेगा। सियासत की शतरंज पर कौन से मोहरे चले जाएंगे और कौन से पिटेंगे, और क्या बीजेपी हिमाचल प्रदेश की 4 लोकसभा सीट बरकरार रख पाएगी। शिमला में इस बार यहाँ पर जो ये संसदीय चुनाव होगा ये जरूर यहाँ पर मुद्दों के आधार पर होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का चेहरा जरूर एक बड़ा चेहरा है, लेकिन जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं उनका एक चेहरा जो है एक साफ छवि का चेहरा है और हो सकता है कि लोग उनके नाम पे यहाँ पर वोट दें।
और शिमला के बाद अब बात करते हैं हमीरपुर सीट की। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में ज्यादातर पंजाब से लगा मैदानी हिस्सा आता है। हमीरपुर जिले के अलावा ऊना और बिलासपुर भी इस लोकसभा क्षेत्र के अंदर आते हैं। इसे बीजेपी का गढ़ माना जाता है, लेकिन क्या बीजेपी के इस दुर्ग में कांग्रेस सेंध लगा पाएगी, ये समझने न्यूज नेशन की टीम बिलासपुर पहुंची। इस समय हम हिमाचल के बिलासपुर की मेन मार्केट में मौजूद हैं और ये जो बिलासपुर संसदीय क्षेत्र है, ये यहाँ पर हमीरपुर और बिलासपुर मिलकर यहाँ पर संसदीय क्षेत्र जो है वो बनता है। और यहाँ के जो पूर्व मुख्यमंत्री हैं प्रेम कुमार धूमल, उनके बेटे अनुराग ठाकुर जो हैं वो यहाँ से सांसद चुनकर जो है वो हमेशा जाते हैं। हमीरपुर हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे बीजेपी नेता प्रेम कुमार धूमल की परंपरागत सीट मानी जाती है। हमीरपुर में ही जन्मे प्रेम कुमार धूमल साल 1989 से पहली बार यहां से सांसद चुने गए थे। धूमल ने ही इस सीट पर पहली बार बीजेपी का सूखा खत्म किया था। हमीरपुर सीट पर धूमल की विरासत अब तक चली आ रही है और पिछले 30 सालों में सिर्फ 1996 में यहां कांग्रेस की वापसी हो पाई थी। साल 2008 में जब पिता प्रेम कुमार धूमल ने हिमाचल की सत्ता संभाली और हमीरपुर लोकसभा सीट खाली हुई, तो पार्टी ने उनके बेटे अनुराग ठाकुर को ये सीट सौंप दी। अनुराग ने भी सीट जीतकर पार्टी के फैसले को सही साबित किया। अभी तक इस सीट पर अनुराग ठाकुर अविजित है। साल 2008 में अनुराग ठाकुर पहली बार संसद तक पहुंचे थे। इसके बाद 2009 और 2014 में भी हमीरपुर की जनता ने उनको अपना समर्थन दिया। बीजेपी के जिन युवा नेताओं से पार्टी को उम्मीदें हैं, उनमें अनुराग ठाकुर पहली कतार में है। लेकिन एक सांसद के तौर पर अनुराग ठाकुर कितने सफल हैं? क्या उन्होंने हमीरपुर की जनता को विकास की सौगात दी है? ये सवाल हमने बिलासपुर की जनता से पूछे। मौजूदा सांसद की बात करें तो जहां तक जिला बिलासपुर की बात है, तो हम उनके दर्शन जो हैं उसी समय कर पाते हैं जब चुनाव आते हैं। अदरवाइज जो हमें कहीं इतने बड़े कोई किसी प्रोग्राम में यहाँ पे वो दिखते नहीं है। कभी कुछ किया ही नहीं। जब आती है चुनाव का समय तो भानुपली और वो बरमाना वाला रेल लाइन शुरू हो जाता है और जब चुनाव खत्म हो जाता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। क्या आपको लगता है राहुल गांधी इमर्ज हो रहे हैं? आपको लगता है राहुल गांधी कुछ कर सकते हैं आने वाले दिनों में, एक बदलाव ला सकते हैं? राहुल गांधी कुछ नहीं कर सकता है, ना ही मोदी कर सकता है, क्योंकि जो इनके जुमले हैं ना जी, वो बेवकूफ बनाने वाले हैं सबको। बिलासपुर में अनुराग ठाकुर के खिलाफ कुछ लोगों की शिकायतें नजर आती हैं, तो स्टेडियम बनवाने जैसे कामों के लिए लोग उनकी तारीफ भी करते हैं। अच्छा काम करा उन्होंने। किस तरह के काम आप देखते हैं? हमारे तो अच्छा है, युवाओं के लिए भी अच्छा करा उन्होंने, क्रिकेट स्टेडियम सारा कुछ करा, बढ़िया काम करा है। बाकी आगे देखते जनता की क्या राय है। बिलासपुर में एक ऐसा मुद्दा भी है जिसका वजूद भारत में लोकतांत्रिक राजनीति की शुरुआत से है। बिलासपुर की सतलुज नदी पर साल 1948 में बांध बनना शुरू हुआ था, जो 1963 में बनकर तैयार हुआ था। बांध की वजह से हजारों लोग विस्थापित किए गए थे, जो अब बिलासपुर शहर में रहते हैं। इन लोगों का कहना है कि जो वादे इनसे किए गए थे वो आज तक किसी पार्टी ने पूरे नहीं किए। शहर के हाल में बसे 45 साल में इन दोनों पार्टियों की नूरा कुश्ती ने हमको इतना प्रताड़ित पीड़ित किया है कि बिलासपुर का हर व्यक्ति इस वक्त मतलब पूर्णतया इन्होंने अपने हिसाब से ध्वस्त कर दिया गया है। मोदी सरकार का जो काम है उसको कहाँ आंकते हैं आप? मोदी सरकार ने अभी तक हिमाचल का कुछ नहीं किया। खासकर हम उजड़े हुए विस्थापित हैं, हमारे बारे में कोई सोचा नहीं जा रहा इसके बारे में। हमीरपुर लोकसभा क्षेत्र में रेल भी बड़ा चुनावी मुद्दा है। हिमाचल प्रदेश में अभी तक ऊना तक ही रेल लाइन है। 2014 के चुनाव में सांसद अनुराग ठाकुर ने वादा किया था कि हमीरपुर शहर तक ट्रेन पहुंचाई जाएगी, लेकिन ये वादा अभी अधूरा है। क्या इन अधूरे वायदों की भरपाई मोदी सरकार की वो योजनाएं कर पाएंगी जो उन्होंने गरीबों के लिए शुरू की हैं? इसका जायजा लेने हम बिलासपुर के ग्रामीण हिस्से में पहुंचे। देश में 2019 का चुनाव कई मुद्दों को लेकर लड़ा जाएगा, लेकिन अगर पिछले 4.5 साल की बात करें तो ऐसी कई योजनाएं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शुरू की गई हैं, जिसको लेकर जो प्रधानमंत्री हैं वो लोगों के बीच यहां पर जाने भी वाले हैं। लेकिन क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जो योजनाएं गांव के लोगों के लिए शुरू की गई थी, क्या वे गाँव के लोगों तक पहुँच पाई हैं? वो जानने के लिए हम यहाँ पर बिलासपुर के पास घाघस एरिया में मौजूद हैं। जैसे गैस कनेक्शन बांट रहे हैं, गैस घर घर में टॉयलेट बन रहे हैं, और जैसे गरीबों लोगों को मकान बन रहे हैं, उनके पैसा मिल रहा है, बहुत योजना मिल रही है।
तो आप देख सकते हैं इनका मानना है कि योजनाएं जो हैं वो यहाँ तक पहुंची हैं। आप मुझे बताइए कि ये जो योजनाएं शुरू की गई थी, कहीं ना कहीं विपक्ष इन योजनाओं पे सवाल उठाता है। वो बोलता है कि सिलेंडर तो मिला लेकिन उसको वो दोबारा लोग नहीं भरवा पा रहे। क्या ये हकीकत है? नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है। अगर गवर्नमेंट ने योजनाएं चलाई है, लोगों तक प्रोवाइड, ये फैसिलिटी लोगों को प्रोवाइड करवाई है, तो जब वो फ्री में सिलेंडर गवर्नमेंट दे रही है तो इतनी तो लोगों में गरीबी भी नहीं है कि उसको दोबारा नहीं भरवा सकते। इम्प्रूवमेंट देखा है, हमने महसूस किया है कि इट इज़ अ गुड गवर्नमेंट। आपको लगता है कि जो सिलेंडर की योजना थी उससे फर्क पड़ा? क्या क्या मुश्किलें होती थी पहले? बहुत मुश्किलें होती थी, लकड़ियाँ ले आने पड़ती थी, चूल्हा जगाना पड़ता था, तो बस गैस सब तक पहुंचा है गैस, लगभग सारी महिलाओं तक पहुंचा। हाँ जी पहुंची। तो आपकी बात करते हैं आपस में कि कितना अच्छा हो गया है? हाँ जी अच्छा हो गया जी, बहुत बढ़िया हो गया। मोदी सरकार की विकास योजनाओं की रोशनी हिमाचल के गाँव तक भी पहुँची है। यहाँ कई लोग सरकार की कमोबेश तारीफ करते नजर आए। माता शबरी योजना भी चलाई थी और दूसरी है भाई PBMY की जो फर्स्ट डिलीवरी पे 5,000 रुपए मंत्री ने चलाई है। फायदा पहुंच पाया है? जो पहुंचा है सर, पहुंचा है। हाँ। ऐसी बात नहीं, पहुंचा भी है। लेकिन अब हमें मोदी जी ने 1500 रुपये बढ़ाई थी, अब पंजाब में तो 10,000 पेमेंट है। आंगनवाड़ी वर्कर वही काम करती है, वही हम करते हैं, बराबर काम करते हैं, तो हमारी पेमेंट को नहीं है, हमारी तो कम है। का फर्क आपको लग रहा है अपने एरिया में? हाँ जी है, थोड़ा बहुत है पर ज़्यादा नहीं, थोड़ा। हमें बहुत फ़ायदा मिला है, चेंज आ गया। जैसे अभी कोई मेहमान आता है तो जल्दी से, जब हम चाय लकड़ियों से चाय बनाने के लिए बहुत टाइम लगता है, जब गैस आ गई है तो हमारे घर में हम जल्दी से गैस जला के बना सकते हैं उसमें चाय। फिर और भी बहुत से बदलाव आए हैं हमारे घर में। मिडिल क्लास किसी भी चुनाव का पासा पलट सकता है। हिमाचल का मध्य वर्ग आखिर किसके साथ है? शिमला बिलासपुर हाईवे पर एक रेस्टोरेंट में हमने लोगों का मूड भांपने की कोशिश की। सर आप मुझे बताइए कि जिस तरीके से अब चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, तो क्या लगता है हिमाचल के जो लोग हैं वो अब इस बार क्या करने वाले हैं? क्या मुद्दों के आधार पर वोट डाले जाएंगे? पता नहीं, अभी तो सर ये तो आने वाला चुनाव भी बताएगा। तो अभी तो मोदी चला हुआ, ठीक है, बाद में देखेंगे अभी। हाँ जी। तो आपको नहीं लगता राहुल गांधी भी आ रहे हैं? राहुल गांधी ने 3 स्टेटों में जीता है, वो भी अच्छा है, वो भी अच्छा काम कर रहा है, शायद आ सकता है। क्या हिमाचल की जनता भी नेशनल इश्यूज पे नजर बना के रखती है? सर एक ही इशू है सबसे जरूरी, डेवलपमेंट है तो सारे इशू छोटे हैं। अब इशू तो किसी भी चीज़ का बना देते हैं, एक गाय मरती है उसका भी इशू बन जाता है, एक एक्सीडेंट होता है 2 बसें जला देते हैं, इशू वो भी बन जाता है। पर जो मेन इशू यंग जनरेशन को चाहिए वो डेवलपमेंट, और सिर्फ डेवलपमेंट, और कुछ। आपको लगता है हिमाचल में उस स्तर की डेवलपमेंट अभी तक हो पाई है जो मतलब चाह रहे थे? शुरुआत तो हुई है सर, हिमाचल की लाइफलाइन रोड ही है। रोड अगर नेशनल हाईवे बढ़ रहे हैं तो देर से ही पूरे होंगे, पर या जल्दी पूरे हों, पर डेवलपमेंट तो आएगी। जब रोड आएगा तो डेवलपमेंट आएगी। साल 2014 में बीजेपी ने हिमाचल प्रदेश की चारों सीट जीतकर कांग्रेस को बुरी तरह पछाड़ा था। हिमाचल में राजनीति की रपटीली राहों पर बीजेपी 2019 में एक बार फिर अपने कदम मजबूती से बनाए रखने की कोशिश में जुटी है। तो दूसरी तरफ राहुल गांधी की अगुवाई में कांग्रेस भी अपनी खोई साख को हासिल करने का मिशन चला रही है। अब इनमें से कौन कामयाब होगा, इसका जवाब तो चुनाव की अग्नि परीक्षा के बाद ही मिलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट एजाज अहमद के साथ शाहनवाज खान, न्यूज नेशन, बिलासपुर।